ठंड की एक उदास शाम थी। गांव की सुनसान सड़क के किनारे लालू की चाय की दुकान पर रोज की तरह दो चार लोग जमा थे। धुएं के साथ उबलती चाय की खुशबू हवा में घुल रही थी, लेकिन आज माहौल में कुछ अजीब सा भारीपन था। लकड़ी की बेंच पर बैठे कन्हैया ने ठंडी हवा में हाथ रगड़ते हुए कहा, अरे लालू, हम सबके लिए एक एक कप चाय बना दे। आज शरीर के अंदर तक ठंड उतर गई है। चूल्हे पर केतली चढ़ाते हुए लालू बोला, हाँ हाँ, बस तैयार होने ही वाली है, ज़रा सब्र करो। आज अदरक कुछ ज़्यादा डाली है। कहीं भी चाय पी लो, लेकिन लालू की चाय जैसी बात कहीं नहीं। इसकी चाय में कोई और ही स्वाद है। सही कहा। इसकी चाय में जो तेज पत्ता और अदरक की खुशबू होती है ना, वही तो मज़ा है। लालू हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आज चमक कम थी। अरे छोड़ो भी, आप लोग ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो। ऐसी ही हल्की फुल्की बातें चल रही थीं कि अचानक दुकान के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ठंडी हवा के साथ सन्नाटा और गहरा हो गया। अरे देखो, शिवदत्त जी आ रहे हैं। अरे आइए आइए, इधर बैठिए। शिवदत्त जी जो गांव के पुराने शिक्षक थे, उनकी आंखों में हमेशा की तरह गंभीरता थी। तुम लोग यहीं जमे हो? उन्होंने बैठते हुए कहा। और कहाँ जाएंगे? दिन भर की थकान के बाद लालू की चाय पीना जरूरी होता है। लालू, शिवदत्त जी के लिए भी एक कप बना दे। आज सब साथ में पियेंगे। चाय बनते बनते बातों का रुख बदल गया। रघु ने झिझकते हुए कहा, शिवदत्त जी, आपने जो डरावनी कहानियों की किताब लिखी है ना, पिछले महीने मैंने अपने बेटे को दिलवाई थी। रात को पढ़ते पढ़ते डर के मारे सो नहीं पाया। शिवदत्त जी हल्का सा मुस्कुराए। एक बात पूछूं, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में सच में कुछ देखा है? कुछ? कन्हैया ने आंखें फैलाकर कहा, मतलब भूत? हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। केतली से सीटी की आवाज गूंजी। शिवदत्त जी ने चाय का कप हाथ में लिया, एक घूंट भरा और धीमी आवाज में बोले, हाँ, देखा है। सब लोग एकदम चुप हो गए। सच में? तो बताइए ना, आज तो चाय के साथ कहानी सुनने में मजा आ जाएगा। शिवदत्त जी ने दूर अंधेरे की ओर देखा, जैसे कोई पुरानी याद आंखों के सामने घूम गई हो। बहुत साल पहले। शिवदत्त जी ने धीरे से कहना शुरू किया, तुम लोग मुझे आज एक शिक्षक के रूप में जानते हो, लेकिन सच ये है कि मैं शिक्षक 2-4 साल पहला ही बना हूं। उससे पहले मैं एक डॉक्टर था। क्या सच में मास्टर साहब, आप डॉक्टर भी थे? फिर डॉक्टरी क्यों छोड़ दी? शिवदत्त जी की आंखों में एक अजीब सा साया उतर आया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने डॉक्टरी क्यों छोड़ी। मेरी उम्र तब बहुत कम थी। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उत्साह और घबराहट के बीच मैंने अपनी पहली सरकारी नौकरी शुरू की थी। मेरी पहली पोस्टिंग आनंदपुर नाम के एक सुदूर गांव में हुई। वो गांव शहर की चकाचौंध से कोसों दूर प्रकृति की गोद में बसा था। वहां बिजली की स्थिति दयनीय थी, सड़कें कच्ची थीं, लेकिन वहां की शुद्ध हवा और हरियाली ने मेरा मन मोह लिया था। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। शाम से ही मूसलाधार बारिश लगातार गिर रही थी। बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि लगता था जैसे पूरा कालीगढ़ गांव पानी में डूब जाएगा। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। कालीगढ़ गांव के इकलौते डॉक्टर रामेश्वर साहब आज देर रात तक मरीजों को देखकर थके हारे थोड़ी देर पहले ही घर लौटे थे। रामेश्वर साहब अकेले ही रहते थे। दिन भर की भागदौड़ और बीमारों की चीख पुकार ने उनका शरीर तोड़ दिया था। थोड़ा बहुत खाना खाकर वे आज के लिए बिस्तर पर लेट गए थे। बारिश की आवाज सुनते सुनते उनकी आंखें कब भारी हो गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। तभी अचानक थप 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 करके दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। रामेश्वर साहब की नींद टूट गई। दिल अचानक तेज धड़कने लगा। इतनी रात को कौन आ सकता है? दिन भर मरीज देखने के बाद उनका शरीर जवाब दे चुका था। मन ही मन वे खींच गए। डॉक्टर हो गए हैं तो क्या दिन रात चैन से सोने का भी हक नहीं? सोचते हुए वे बिस्तर से उठ बैठे। उधर दरवाजे पर दस्तक और तेज होती जा रही थी, जैसे बाहर खड़ा इंसान अधीर हो गया हो। बारिश के बीच दस्तक की आवाज और भी डरावनी लग रही थी।
कौन है? रामेश्वर साहब ने भारी आवाज में कहा। रुको, आ रहा हूं। नींद में डगमगाते कदमों से वे दरवाजे तक पहुंचे और जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर घुस आया। दरवाजे के बाहर गांव का ही एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बारिश से भीगा हुआ था, कपड़े चिपके हुए और आंखों में एक अजीब सा डर साफ झलक रहा था। बारिश की धार उसके कंधों से नीचे गिर रही थी, लेकिन वो इंसान जैसे ठंड और पानी को महसूस ही नहीं कर रहा था। रामेश्वर साहब उसे देखकर और भी बेचैन हो गए। तुम सुरेश हो ना? इतनी रात को तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब ने हैरानी और चिंता से भरी आवाज में पूछा। सुरेश की सांसें तेज चल रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे ठंड से नहीं बल्कि किसी गहरे डर से। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, क्या मैं पागल हो गया हूं? सच में पागल हो गया हूं क्या? दया कीजिए डॉक्टर साहब, मुझे बताइए। जवाब देने से पहले डॉक्टर रामेश्वर ने सुरेश को ध्यान से देखा। भीगा हुआ बदन, बारिश में बिखरे हुए बाल, चेहरा पीला पड़ा हुआ और आंखों में ऐसा डर जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे दिमाग मानने से इनकार कर रहा हो। उसके होंठ कांप रहे थे और हाथ आपस में कस कर जकड़े हुए थे। क्या हुआ? बहुत डरे हुए लग रहे हो। जो भी हो, पहले शांत हो जाओ, अंदर आकर बैठो। सुरेश बिना कुछ बोले कमरे के अंदर आकर बैठ गया। रामेश्वर ने चुपचाप उसे एक गिलास पानी पकड़ाया। नरेश ने कांपते हाथों से पानी लिया, लेकिन पी नहीं पाया। इसके बाद कमरे में कुछ देर तक सिर्फ लगातार होती बारिश की आवाज गूंजती रही। बाहर अंधेरा और भीतर एक अजीब सी भारी खामोशी फैल गई। डॉक्टर साहब नरेश को गौर से देखने लगे। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो बेहद घबराया हुआ है, इतना ज्यादा कि अभी उसके मुंह से कुछ निकलना मुश्किल लग रहा था। डॉक्टर ने मन ही मन सोचा, ये डर झूठा नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। थोड़ा संभलते ही ये खुद ही अपनी कहानी बताएगा। कुछ देर बाद नरेश ने गहरी सांस ली और धीमी कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। मैं एक मजदूर हूं डॉक्टर साहब। इस गांव से उस गांव खेतों में काम करता रहता हूं। उसकी आवाज के साथ उसकी आंखें भी अतीत में खोने लगी। आज के गांव में मदन सेठ के घर से बुलावा आया था। वहां दिन भर काम चला। काम खत्म करते करते काफी रात हो गई। फिर जब मैं वापस इस गांव की तरफ आया तो जंगल के रास्ते चलते चलते अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसने कांपते हाथों को देखा, जैसे अभी भी उस बारिश को महसूस कर रहा हो। इतनी जोर से बारिश होने लगी कि पैदल घर पहुंचना मुश्किल हो गया। चारों तरफ अंधेरा, रास्ता दिखना बंद हो गया। मैं बस यही सोच रहा था कि कहीं थोड़ी देर सिर छुपाने की जगह मिल जाए। उसकी आंखों में डर और गहरा हो गया। यही सोच ही रहा था, तभी गांव के आखिरी सिरे में वो पुराना घर दिखा। लेकिन हैरानी की बात जानते हैं डॉक्टर साहब, नरेश की आवाज अचानक और धीमी हो गई, जैसे शब्द गले में अटक रहे हो। उस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। गांव में सब जानते हैं डॉक्टर साहब, जंगल के बीच गांव के आखिरी सिरे पर वो जो पुराना घर है ना, वहां आज तक किसी इंसान को रहते हुए किसी ने नहीं देखा। जो लोग वहां रहते थे वो तो बहुत साल पहले ही मर चुके हैं। लेकिन उसी घर में मैंने एक लालटेन की रोशनी देखी। कमरे में अचानक सन्नाटा और गहरा हो गया। बाहर बारिश की आवाज और तेज लगने लगी। गांव के आखिर में जंगल के बीच उस पुराने घर में रोशनी? वहां इंसान कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? मैंने तो आज तक सुना ही नहीं कि वहां कोई रहता हो। मैं उसी घर की तरफ बढ़ जा रहा था। नरेश के माथे पर पसीना आ गया, जबकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, कोई है?
इस घर में कोई है? मेरी आवाज खुद मुझे अजीब लग रही थी, जैसे जंगल भी सुन रहा हो। अचानक पीछे से एक अजीब सी औरत जैसी आवाज सुनाई दी। उस आवाज में ठंडक भी थी और कुछ ऐसा जो रीढ़ के अंदर तक उतर जाए। ये सुनकर सुरेश एकदम रुक गया। उसके कदम जैसे वहीं जम गए हो। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने वही औरत खड़ी थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें स्थिर, सीधे उसकी आंखों में झांकती हुई। क्या आप अपने परिवार के साथ रहते हो? रमेश की ये बात सुनकर वो औरत कुछ नहीं बोली, बस बिना पलक झपकाए रमेश की आंखों में घूरती रही। उस घूरने में सवाल नहीं था, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई चीज उसे देख रही हो। जी, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। क्या ये घर आपका है? मैं सच में बहुत मजबूर हूं। काम करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला, और जब अपने गांव के लिए निकला तो तेज बारिश शुरू हो गई। उसकी आवाज में थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। अब इस तूफानी रात में जाने की कोई जगह नहीं है मेरे पास। बस आज की रात इतनी सी जगह दे दीजिए रुकने के लिए। सुबह होते ही मैं चुपचाप चला जाऊंगा। कुछ पल तक औरत खामोश रही। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बिजली की हल्की चमक में उसका चेहरा और भी अजीब लग रहा था। फिर उसने धीमी सपाट आवाज में कहा, मैं समझ सकती हूँ, ऐसी रात में किसी को भी बाहर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर चाहो तो आज की रात यहीं रुक जाओ। बारिश अभी नहीं थमेगी और बाहर जो है वो इंसानों के लिए नहीं है। उसकी आखिरी बात सुनकर सुरेश के दिल में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन उस पल सिर पर छत मिलना ही सबसे बड़ी राहत थी। वो औरत मुड़ी और अंदर की तरफ चलने लगी। सुरेश ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाए। अब उसे थोड़ा सुकून मिला था कि कम से कम आज की रात सिर पर छत तो होगी। बाहर बारिश लगातार गिर रही थी। हर बूंद की आवाज जैसे घर की दीवारों से टकराकर अंदर तक गूंज रही हो। वो औरत आगे आगे चल रही थी। पीछे पीछे उसके कदमों की आहट सुनते हुए सुरेश अंदर दाखिल हुआ। कमरे में हल्की सी सीलन थी। हवा में पुराने लकड़ी और मिट्टी की मिली जुली गंध फैली हुई थी। दीवारें ऊंची थी, लेकिन खालीपन डरावना लग रहा था। सुरेश बेहद थका हुआ था। चलते चलते उसके पैर जैसे जवाब दे चुके थे। वो जाकर एक कोने में रखी पुरानी चारपाई पर बैठ गया और गहरी सांस ली। लेकिन कुछ तो अजीब था। उसका मन बेचैन हो रहा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इतना बड़ा घर और उसमें बस वही औरत। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। उसके मन में सवाल उठा, क्या ये औरत वाकई यहाँ अकेली रहती है? उसी पल वो औरत वापस आई। उसके हाथ में एक चाय का कप था। बिना कुछ कहे उसने कप सुरेश के सामने रख दिया। लो, ये चाय पी लो। बाहर की ठंड अब अंदर तक उतर चुकी है ना। ये बरसात कभी नहीं रुकती। ऐसे मौसम में इंसान के हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं। बस थोड़ा सा पी लो, गर्माहट मिल जाएगी और थकान भी उतर जाएगी। सुरेश ने कप उठाया। उसने एक घूंट लिया। चाय का स्वाद कुछ अजीब था, जैसे उसमें कोई अनजाना सा कड़वापन घुला हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो औरत वहीं खड़ी थी, आंखें बिना पलक झपकाए सीधे उसे देखती हुई। माहौल बहुत भारी हो गया था। सुरेश ने उसे हल्का करने की कोशिश की। आपने बाहर कुछ देर अपने बेटे के बारे में पूछा था ना? क्या मैं जान सकता हूँ वो कहाँ गए हैं आप? और इतने बड़े घर में क्या आप अकेली रहती हैं? आपके बाकी घर वाले कहाँ गए? जैसे ही सुरेश ने यह सवाल किया, उस औरत की निगाहें अचानक बदल गईं। वो कुछ पल तक बिना पलक झपकाए रमेश को ऐसे घूरती रही, मानो उसका यह सवाल उसके दिल में कहीं गहराई तक चुभ गया हो। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, इस घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहते हैं। बाकी सब तो बहुत पहले चले गए। वो कभी कभी बाहर निकल जाता है। बारिश की रातें उसे बहुत भाती हैं। कहता है, माँ आज फिर कोई नया मेहमान आएगा। पता नहीं वो किसे बुलाता है हर बार, पर जब वो लौटता है
तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। ये कहते ही वो औरत सुरेश को कुछ पल तक बिना पलक झपकाए घूरती रही। फिर वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे पलटी और रसोई की ओर जाने लगी। कमरे में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। बाहर बारिश की आवाज अब और भारी हो चुकी थी। हवा खिड़कियों से अंदर आकर पुरानी दीवारों को सिसकियों जैसी आवाज दे रही थी। सुरेश चुपचाप बैठा रहा, पर तभी उसे अंदर से बर्तनों की हल्की खनक सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ पका रहा हो। वो डरते हुए उठकर रसोई की ओर बढ़ा। रमेश जैसे ही रसोई घर के अंदर पहुंचा, उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए। उसकी सांस जैसे गले में अटक गई। चूल्हे के पास वही औरत आराम से खाना पका रही थी, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। आग की लपटें उसके चेहरे पर अजीब अजीब साएं बना रही थी। लेकिन तभी रमेश की नजर जमीन पर चली गई। वहीं चूल्हे के पास मिट्टी से सने फर्श पर 2-4 कटे हुए सिर पड़े थे। उनकी आंखें खुली थी, जैसे अभी भी किसी को देख रही हो। रमेश का शरीर कांप उठा। उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उसी पल उस औरत की नजर रमेश पर पड़ी। अरे वो मैं अपने बेटे के लिए खाना बना रही थी, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। रमेश और भी डर गया। वो डरती आवाजों में कहा, लेकिन ये कटी हुई सिर यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? मेरा बेटा ये सब खाना खाता, उसे मनुष्य की माशे खाना अच्छा लगता है। तुम जाओ बाहर, मेरा बेटा खेल रहा है, उसे बुला कर लाओ। लेकिन बाहर तो मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। जितना बोला उतना करो, जाओ जाकर मेरे बच्चे को बुला कर लाओ। सुरेश बहुत डर गया और वो जल्दी से बाहर गया। बाहर इधर उधर खोजने पर भी बच्चा कहीं पर भी नहीं दिखा।